नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कोरोना संकट के कारोबार पर असर के आकलन के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों के साथ बैठक आज। प्रधानमंत्री कार्यालय के परामर्श से स्थिति से निपटने के लिए कदमों का करेंगे ऐलान। उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं होने का दिलाया भरोसा। चीन में घातक कोरोना वायरस से अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत। वुहान से और भारतीयों को वापस लाने, दवाएं और स्वास्थ्य उपकरण पहुंचाने के लिए C-17 विमान भेजेगा भारत। रूस ने चीन के नागरिकों के प्रवेश पर लगाई रोक। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। पुलवामा जिले के त्राल में मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा, सर्च ऑपरेशन जारी। अहमदाबाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत की तैयारियां जोरों पर। साबरमती आश्रम पहुंचने पर राष्ट्रपति ट्रंप को महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित किताबें, चित्र और चरखा किए जाएंगे भेंट। आश्रम का दौरा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे ट्रंप। और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की ग्रीको रोमन स्पर्धा में भारत ने 27 साल बाद जीता स्वर्ण पदक। 87 किलोग्राम भार वर्ग में सुनील अरोड़ा ने फाइनल में किर्गिस्तान के सालेदिनोव को दी मात। 55 किलोग्राम वजन वर्ग में अर्जुन को मिला कांस्य। आइए खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। चीन में फैले कोरोना वायरस के बीच कारोबार पर असर के आकलन के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों के साथ बैठक करेंगी और फिर प्रधानमंत्री कार्यालय के परामर्श से स्थिति से निपटने के लिए कदमों की घोषणा करेंगी। इससे पहले कल कोरोना वायरस की वजह से भारत में कारोबार और उद्योग पर पड़ रहे असर और इसकी वजह से हुए व्यवधान का आकलन करने के लिए वित्त मंत्रालय ने एक अहम बैठक की। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार कोरोना वायरस के उद्योग जगत पर पड़ने वाले प्रभाव से निपटने के लिए जल्द ही उपायों की घोषणा करेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक में संबंधित पक्षों के साथ आयात निर्यात पर पड़े असर की समीक्षा की। इसमें ऑटो, दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक, टेक्सटाइल, फार्मा और रसायन क्षेत्र के प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से कच्चे माल की सप्लाई और आयात निर्यात पर पड़ने वाले असर का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। For instance, manufacturing sector who depends on raw material to come from China are worried that some of them have been receiving their stocks, but because the necessary paperwork is not coming from China, their stocks are being held here in the ports. The request was, can customs take a self-declaration or some kind of a statement from them and release the stocks? That could be one of the things which came up for a manufacturing company. There was also this question of many others saying, can we look at other sources of sourcing of raw materials, on which the industry together with the CII and FICCI and so on will be talking with the concerned ministries. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार जल्द ही घरेलू उद्योग पर कोरोना वायरस के प्रकोप के प्रभाव से निपटने के उपायों की घोषणा करेगी। उन्होंने कहा कि दवाओं या चिकित्सा उपकरणों की कोई कमी नहीं है। फार्मा उद्योग ने कुछ वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने के लिए अपनी बात कही है। जहां तक मैंने सुना आज ऐसे कुछ नहीं है। ऊपर से मैं ये भी ऐड करूं, मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग वाले ये भी मांग रहे थे कि एक्सपोर्ट बैन को हटा दो, जिससे क्योंकि 2 फरवरी को एक ऑर्डर निकाला, समटाइम 31 जनवरी को जो ऑर्डर था सबको रोकने के लिए, एक्सपोर्ट ना करने के लिए, उसको बदलते हुए फरवरी में एक ऑर्डर आया जिससे कम सम आइटम्स कैन बी एक्सपोर्टेड। उसको बढ़ाने के लिए मांग है कि और भी आइटम उसमें जोड़ो जिससे हम और एक्सपोर्ट कर पाएंगे। सो शॉर्टेज का विषय नहीं है, कैपेसिटी है, माल है, उसको बेचने के लिए, एक्सपोर्ट को रिलैक्स करने के लिए डिमांड था। और इसी के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए फिलहाल हम रुक करेंगे। हमारे संवाददाता कृति मिश्रा इस समय हमारे साथ जुड़े हुई हैं। कृति, कोरोना वायरस को हम देख रहे हैं
मानव स्वास्थ्य पर तो असर है ही, दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था के लिए भी कहीं ना कहीं संकट बनकर उभर रहा है। कोरोना वायरस से भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सरकार ने किस तरह कमर कसी हुई है, आज इसकी जानकारी मिलेगी हमें। जी हाँ प्रीति, देखिए अगर हम चाइना से ट्रेड की बात करते हैं तो भारत का चाइना दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है यूएस के बाद। और अगर हम 2018-19 की बात करें तो देखिए भारत में जितना आयात हुआ था उसका 13% हमें चाइना से मिला था, और अगर हम निर्यात की बात करें तो कुल 5% जो है वो हमने चाइना से किया था। वहीं जो टॉप 20 आइटम है जो भारत इंपोर्ट करता है उसमें से 40% से ज्यादा चाइना होता है। देखिए कल जो मीटिंग हुई उसमें जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, चाहे वो सोलर एनर्जी के हों, पेट्रोकेमिकल के हों, मोबाइल गैजेट्स के हों, उन्होंने रॉ मटेरियल की बात कही, क्योंकि जो बंदरगाह है वहां पे उनका पूरा कंसाइनमेंट अटका हुआ है। कोरोना वायरस की वजह से पेपर वर्क नहीं हो पा रहा है। सरकार ने कर दिया है कि वो कदम उठाएगी, और सरकार ने साफ ये भी कह दिया है कि किसी भी अभी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव पर, साथ ही साथ प्राइस राइज पर कोई असर नहीं देखा जाएगा, लेकिन किस तरह से आगे रॉ मटेरियल कौन से देशों से आएगा, कैसे वो कंसाइनमेंट उसको क्लियरेंस मिलेगा, इस पर सरकार की आज बड़ी बैठक है सारे सेक्रेटरीज के साथ, और उसके बाद क्या कदम उठाए जाएंगे इस पर सभी की नजर रहेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल कृति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बैठक को लेकर तमाम अहम जानकारी फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच भारत में चीन के राजदूत सुन विदोंग ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए चीन की प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने कहा कि चीन ने 80 बिलियन RMB आवंटित किया है। चीन के पास पर्याप्त संसाधन और उपकरण है, साथ ही महामारी के बाद आर्थिक उतार चढ़ाव से निपटने के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हुबेई प्रांत के बाहर कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से कमी आई है। The National Health Commission sent 217 medical teams with more than 30,000 medical staff and 3 mobile P3 laboratories to support the medical treatment in Hubei. We have opened 11,000 highway green channels for emergency and protective supplies throughout the country. चीन के राजदूत सुन विदोंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस अवसर पर चीन के साथ एकजुटता दर्शाने के लिए धन्यवाद दिया। खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन को मदद की पेशकश और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत कोरोना वायरस की वजह से चीन के साथ व्यापारिक संबंधों में कमी नहीं लाएगा। Since the outbreak of the epidemic, many foreign friends, including Indian friends, have been encouraging Wuhan and China, and they say, stay strong Wuhan and stay strong China, as you have just done. So we thank you for this, and we have full confidence to win this battle. चीन के वुहान से भारत लौटे सभी लोगों की अंतिम जांच में कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं होने पर घर जाने की इजाजत दी जा रही है। आज बचे हुए आखिरी बैच को दोनों कैंपों से छुट्टी दे दी जाएगी। वुहान से 658 भारतीयों के दल को लाया गया था, जिन्हें आईटीबीपी और भारतीय सेना की देखरेख में अलग अलग केंद्रों में रखा गया था। छुट्टी देने की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हुई थी। ड्यू प्रिकॉशंस जो भी हम ले सकते थे वो हमने लिए। ड्यू प्रिकॉशंस में पूरा जो अंदर फोमाइट्स था, हमने जो कपड़े थे, इनके बेडिंग, ये सब इनके हमारे पास स्टीम डिसइंफेक्टर थे, तो विच जनरेटेड स्टीम is at 100+ degrees, the invisible part of the steam. उससे हमने सारे इनके बेडिंग एवरी डे डिसइंफेक्ट होते थे, एंड बाकी का कमरे के अंदर फॉगिंग होती थी। हमारे पास एक जो सॉल्यूशंस थे तो हम लोग वो यूज करते थे। इस बीच भारत वुहान से भारतीयों को लाने के ऑपरेशन को जारी रखते हुए सेना के विशेष विमान C-17 ग्लोब मास्टर को वुहान भेज रहा है। भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा ये विमान गुरुवार को रवाना होगा। विमान के जरिए भारत बड़ी संख्या में स्वास्थ्य उपकरण और दवाइयों को चीन ले जाएगा और वापसी में वहां से भारतीयों के दल को लेकर आएगा। इस बीच चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 2000 को पार कर चुका है। इस संक्रमण से सबसे अधिक ग्रस्त हुबेई प्रांत में 93 और लोग इस महामारी के शिकार हुए हैं। वहीं कोरोना वायरस के फैलने की आशंका को देखते हुए रूस ने अपने यहां चीनी नागरिकों के आने पर पाबंदी लगा दी है और यह आदेश 20 फरवरी से लागू होगा। और कुछ और अहम खबरें। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है।
देर रात सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली, जिसके बाद तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया। इस दौरान काफी देर तक फायरिंग चलती रही। आतंकियों के पास भारी मात्रा में हथियार मौजूद थे, जिससे वो लगातार फायरिंग कर रहे थे। अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि शायद कुछ और आतंकवादी अभी छुपे हो सकते हैं। महाराष्ट्र में एनपीआर लागू होने में कोई अड़चन नहीं आएगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र में एनपीआर का विरोध नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी विवादित नहीं है। उन्होंने कहा कि सीएए और एनपीआर से किसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि एनपीआर में जो भी जानकारी जुटाई जानी है, उन्हें वो व्यक्तिगत रूप से देखेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सीएए, एनआरसी और एनपीआर ये तीनों ही चीजें अलग अलग हैं, और अगर महाराष्ट्र में सीएए लागू होता है तो किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि उन्होंने एनआरसी लागू करने के मुद्दे पर सहमति नहीं जताई। नागरिकता संशोधन कानून और एनपीआर के मुद्दे पर महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन बढ़ गया है। ये दूसरा मौका है जब शिवसेना की तरफ से सहयोगी पार्टियों के दबाव में आए बिना फैसला लिया गया है। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि गलगार परिषद मामले की जांच एनआईए द्वारा अपने हाथ में लेने पर उससे कोई आपत्ति नहीं है, जिस पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने नाखुशी जताई थी। एनपीए जी आहे ही जनगणना आहे, त्याच्यामध्ये सुद्धा त्या रकान्यामध्ये काय कलमं दिलेली आहे ती मी एकदा स्वतः बघेन, आणि मला वाटत नाही की त्याच्यात सुद्धा काही अडचणीचं असेल, कारण दर 10 वर्षांनी जनगणना ही होत असते। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 24 फरवरी को साबरमती आश्रम के दौरे के समय एक चरखा, महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित पुस्तकें और उनका एक चित्र उपहार स्वरूप दिया जाएगा। साबरमती नदी के किनारे स्थित आश्रम में राष्ट्रपति ट्रंप के दौरे में उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप आश्रम का दौरा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे। गांधी आश्रम के नाम से प्रसिद्ध ये स्थान स्वतंत्रता आंदोलन के समय 1917 से 1930 तक गांधी जी का आवास रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, प्रथम अमेरिकी महिला नागरिक मेलेनिया ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आश्रम में करीब आधा घंटा बिताएंगे। आश्रम राष्ट्रपति ट्रंप को गांधी जी का पोर्ट्रेट भी उपहार में देगा। उन्हें चरखे के साथ एक नोट दिया जाएगा, जिसमें देश के स्वतंत्रता संघर्ष में इसके महत्व का वर्णन होगा। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री एक रोड शो में भी शामिल होंगे, जो अहमदाबाद हवाई अड्डे से शुरू होगा और आश्रम से गुजरते हुए मोटेरा में क्रिकेट स्टेडियम में समाप्त होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति अहमदाबाद से अपनी 2 दिवसीय भारत यात्रा शुरू करेंगे। रोड शो के बाद दोनों नेताओं का मोटेरा में नवनिर्मित स्टेडियम का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है, जहां नमस्ते ट्रंप नाम के कार्यक्रम में करीब 1 लाख लोग शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इस यात्रा को लेकर उत्सुकता जताई है। I like Prime Minister Modi a lot, and he told me we'll have 7 million people between the airport and the event. And the stadium, I understand, is sort of semi under construction, but it's going to be the largest stadium in the world, so it's going to be very exciting. But he says between the stadium and the airport, we'll have about 7 million people, so it's going to be very exciting. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलेनिया ट्रंप 24 और 25 फरवरी को भारत यात्रा पर आ रहे हैं। अहमदाबाद में इनके स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की जा रही हैं। मुख्य कार्यक्रम अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में होगा। कार्यक्रम का नाम नमस्ते ट्रंप रखा गया है। इस दौरान वो दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उद्घाटन करेंगे। वो अहमदाबाद में एक रोड शो में शामिल होंगे और साबरमती आश्रम का दौरा करेंगे। ट्रंप के आगरा जाने का भी कार्यक्रम है। देश में कारोबार जगत को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा से काफी उम्मीदें हैं। It will help the domestic industry by generating the employment, because these are the major employment generating factors. Foreign investment, FDI, which is contributing a major source of investments in India. So I am expecting that e-commerce industry, another investments which are rooting in mutual funds or FPIs, I think that it will be a very win-win situation for both the countries. US is one of the largest trading partner of India, and we are doing India is doing a export of more than $52 billion in 2018-19, and we have trade surplus. So in a recent time, certain disputes were there, but we are expecting that with this visit
things will be resolved amicably. रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल ने कहा है कि ट्रंप की भारत यात्रा पर पाकिस्तान और चीन की बहुत बारीक नजर होगी। साथ ही कई रक्षा सौदों को भी मंजूरी मिल सकती है। उन्होंने कहा कि अपाचे हेलीकॉप्टर से लेकर दिल्ली के एयर डिफेंस के लिए इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम पर भी समझौता हो सकता है। अमेरिका हिंदुस्तान का साथ चाहता है, खास करके इंडो पैसिफिक एरिया में। हम टेक्नोलॉजी चाहते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एट अफोर्डेबल कॉस्ट। वो सिवाय अमेरिका के पास और कोई देश देने के लिए तैयार नहीं। रशिया देने के लिए तैयार है। रशिया से जो हम टेक्नोलॉजीज हैं वो अलग प्रकार की हैं। अभी तक अमेरिका नहीं देता था, लेकिन हमको देने के लिए तैयार हो गया है। और हम चाहेंगे कि ऐसी एग्रीमेंट हो जैसे रशिया के ब्रह्मोस की थी, कि उनके बाद उसके माध्यम से हम हिंदुस्तान में वो चीज़ बना सकें, और अगर आवश्यकता हो तो दूसरे फ्रेंडली कंट्रीज़ को भी बेच सकें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन और कार्यों पर आधारित 15 वॉल्यूम की किताब भेंट की गई। उपराष्ट्रपति के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन फॉर इंटीग्रल ह्यूमनिज्म द्वारा ये किताब भेंट की गई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्र निर्माण के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के योगदान को याद किया। मंगलवार को उपराष्ट्रपति को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन और उनके कार्यों पर आधारित किताब भेंट की गई। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने राष्ट्र निर्माण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को इस किताब को पढ़ना चाहिए और उनके विचारों को आत्मसात कर देश के निर्माण में योगदान देना चाहिए। इस दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन और संघर्ष पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई। पुस्तक के संपादक महेश चंद्र शर्मा ने कहा कि दुनिया का कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपने विचार न रखे हों। उनका संपूर्ण साहित्य वास्तव में बहुत पहले आना चाहिए था, पर विलंब हुआ। यह उनके जाने के 50 साल बाद आया है। यदि यही साहित्य 20-25 साल पहले आता तो यह 15 नहीं 30 खंडों में होता। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राष्ट्रीय महत्व से जुड़े सभी विचारों को इस किताब में शामिल किया गया है। किताब के सभी खंडों में उनकी जीवन यात्रा समेत राजनीतिक दर्शन और संघर्षों का बखूबी जिक्र किया गया है। देश पंडित दीनदयाल उपाध्याय को एक राजनेता के तौर पर जानता है, लेकिन इस पुस्तक के माध्यम से इस बात को बताने की कोशिश की गई है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एक युग ऋषि की हैसियत से किस तरह से सत्ता की राजनीति को न करते हुए वैकल्पिक राजनीति का दर्शन पूरे देश को दिया। इस चीज़ को बखूबी समझाया गया है। कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। देश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने खेल के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्र को शामिल करने का सुझाव दिया है। खेल और युवा मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से कल मुलाकात की। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि खेल मंत्रालय के साथ विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों को सहयोग बढ़ाना चाहिए और खेलकूद से जुड़े विभिन्न आयोजनों को प्रायोजित करना चाहिए। जीवन में खेल और स्वास्थ्य के महत्व को लेकर उपराष्ट्रपति ने कहा कि सभी विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में खेलकूद से जुड़ी गतिविधियों को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में खेलकूद के आयोजनों में भारत सर्वाधिक गौरव हासिल करे, इसके लिए देश में इस क्षेत्र के विकास के लिए विशेष जोर दिया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने खेलो इंडिया पहल के माध्यम से देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना भी की। मुलाकात के दौरान उपराष्ट्रपति ने खेल मंत्री से खेल के क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं पर भी चर्चा की और आंध्र प्रदेश में सभी खेल परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का आह्वान किया। इस दौरान नेल्लूर जिले में तैयार किए जा रहे बहुउद्देशीय खेल परिसर के निर्माण को लेकर भी चर्चा हुई। जिन अन्य परियोजनाओं पर चर्चा हुई उनमें विशाखापट्टनम के पास कोम्माडी में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, काकीनाडा में एस्ट्रो टर्फ हॉकी मैदान और विजयनगरम जिले में बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम शामिल है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस आज मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया था। इसका उद्देश्य किसानों को हर 2 साल बाद मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करना है, ताकि उन्हें अपनी जमीन में पोषक तत्वों की कमी का पता चल सके।
सॉइल हेल्थ कार्ड योजना सरकार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है। किसानों तक पहुंच वाली देश की अब तक की यह सबसे बड़ी योजना है। पिछले 5 साल के उत्पादन आंकड़े देखें तो हर साल उत्पादन बढ़ा है। किसान अपनी जमीन की क्षमता के हिसाब से उर्वरक का उपयोग करें, अपनी जमीन की जांच कराएं, निश्चित तौर पर बहुत सहायक होगा। देश में सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता देने की योजना भी शुरू की गई है। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। पूर्वोत्तर भारत में 66 पक्षियों की प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण को लेकर आयोजित 13वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP13 के सम्मेलन में इन पक्षियों को उच्च संरक्षण की श्रेणी में रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 23 प्रजातियां अरुणाचल प्रदेश में हैं, वहीं असम में 22, मणिपुर में 7, मेघालय में 3, मिजोरम में 4, नागालैंड में 5 और त्रिपुरा में 2 प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वर्षावनों का संरक्षण करके इन प्रजातियों को बचाया जा सकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपीय संघ के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करके आर्थिक सहयोग, जलवायु परिवर्तन और क्षमता निर्माण जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। एस जयशंकर जर्मनी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होने गए थे। वो सोमवार को ब्रसेल्स पहुंचे। उनके इस दौरे का उद्देश्य अगले महीने होने वाले भारत EU सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की योजना के मद्देनजर तैयारियां देखना है। आतंकी समूह को पनाह देने वाले पाकिस्तान को एक बार फिर तगड़ा झटका लगा है। FATF के एक समूह ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखने की सिफारिश की है। सूत्रों के अनुसार ग्रे लिस्ट में रखे जाने को लेकर तुर्की और मलेशिया ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। पेरिस में चल रही FATF की बैठक में पाकिस्तान से धन शोधन और आतंक के वित्त पोषण के दोषियों को कटघरे में लाने के लिए कानूनों को और कसने की मांग की गई है। हालांकि अंतिम निर्णय शुक्रवार को होगा। आतंकवादियों को आर्थिक मदद रोकने की दिशा में काम करने वाली संस्था FATF की बैठक पेरिस में 16 फरवरी से शुरू हुई और ये 21 फरवरी तक चलेगी। टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर अंतर्राष्ट्रीय वॉचडॉग FATF ने पाकिस्तान को 27 सूत्रीय वर्क प्लान दिया है। इसके तहत पाकिस्तान को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने की दिशा में सख्त कदम उठाने हैं। दूसरी ओर FATF ने कहा है कि पाकिस्तान को अपने यहाँ कानून को और सख्त बनाना चाहिए। साथ ही टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो संगठन या व्यक्ति जिम्मेदार हैं उन्हें कानूनी उपायों से अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि अगर FATF पाकिस्तानी सबूतों से संतुष्ट नहीं हुआ तो उसे आखिर में ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। अफगानिस्तान में राष्ट्रपति के रूप में अशरफ गनी ने दूसरा कार्यकाल हासिल कर लिया है। करीब 5 महीने बाद आखिरकार अफगानिस्तान राष्ट्रपति चुनाव नतीजों को कल जारी कर दिया गया। अफगानिस्तान के चुनाव आयोग के मुताबिक अशरफ गनी को 50.64% मत मिले और उनके प्रतिद्वंदी अब्दुल्ला को 39.52% वोट मिले हैं। चुनाव नतीजों की घोषणा तब हुई है जब तालिबान से शांति समझौते की कोशिश चल रही है। अफगानिस्तान में पिछले साल 28 सितंबर को मतदान हुए थे। मतदान में भारी धांधली के आरोप लगाए थे। मतदान के दौरान बायोमेट्रिक डिवाइस में तकनीकी समस्या भी आई थी। इसके अलावा कई तरह की अनियमितता के आरोप भी लगे थे। बात खेल की दुनिया की। एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के सुनील कुमार ने 87 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में किर्गिस्तान के आजाद सालिनिदिनोव को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। इसी के साथ ग्रीको रोमन में भारत के स्वर्ण पदक का इंतजार 27 साल बाद खत्म हो गया। इसके अलावा 55 किलोग्राम फ्री स्टाइल में अर्जुन हलाकुर्की ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। बात खास शख्सियत की। छत्रपति शिवाजी महाराज की आज जयंती है। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को मराठा परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम शिवाजी भोसले था। छत्रपति शिवाजी को मराठा साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। दादाजी कोंडदेव से उन्होंने घुड़सवारी, तीरंदाजी और निशानेबाजी की शिक्षा ली थी। शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ जंग लड़ी और मराठियों के लिए अनेक कार्य किए। छत्रपति शिवाजी को कुशल रणनीतिकार माना जाता था। युद्ध कला में उन्होंने कई प्रयोग किए, जिससे कई युद्ध भी जीते। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज शिवनेरी किला जाएंगे और शिव जन्म महोत्सव में शामिल होंगे।
वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट करके छत्रपति शिवाजी की जन्म जयंती के अवसर पर इतिहास पुरुष के जीवन और कृतित्व को नमन किया और उपराष्ट्रपति ने कहा कि देशवासी उनके अदम्य साहस, अनुकरणीय नेतृत्व, राष्ट्र निष्ठा और सुशासन के आदर्शों से प्रेरणा लें। आज स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी और विचारक गोपाल कृष्ण गोखले की पुण्यतिथि है। गोखले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मार्गदर्शकों में से एक थे। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता भी रहे। राजनीति के अलावा उन्होंने समाज सुधार के लिए भी काफी काम किया। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी संस्था की स्थापना की, जो आम लोगों के हितों के लिए समर्पित थी। 1899 में बंबई विधानसभा के लिए और 1902 में इंपीरियल विधान परिषद के लिए निर्वाचित किए गए। वो भारत लोक सेवा समाज के संस्थापक और अध्यक्ष थे। देश की आजादी और राष्ट्र निर्माण में गोपाल कृष्ण गोखले का अहम योगदान रहा। उदारवादी विचारों के लिए मशहूर 1915 में आज ही के दिन उनका निधन हुआ था। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में इतना ही। जाते जाते एक नजर देश भर के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर और ब्रेक के उस पार ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।